हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और 12th केमिस्ट्री में जितने महत्वपूर्ण अंतर है वो सारा लेकर आया हूं। आपको रिवीजन करना है बिल्कुल सुपर फास्ट बच्चों। यहाँ पे आपको एक दो बार पढ़ के एग्जाम में जाना है, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। तो क्यों ना भैया शुरू करते हैं बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला जो प्रश्न बच्चों, मूलरता और मूललता में अंतर। परिभाषा यदि क्लियर है आपसे तो फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मूलरता है क्या बच्चों, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है। ये आपका बच्चों पदार्थ के मोलों की संख्या, ये आपका कहलाता है मूलरता। क्या कहलाता है? मूलरता। वहीं पर किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में, यहां पे ग्राम विलायक की बात की जा रही बच्चों, किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में, यहां पर 1 लीटर बिलियन में यानी आयतन से संबंधित है मूलरता। लेकिन वहीं पे मूललता की बात करते हैं 1000 ग्राम विलायक में, तो यहां पर विलायक से संबंधित है। तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम मूलरता कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मूललता किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या है। दोनों में मोल की संख्या ही है, लेकिन मूलरता में है किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में। इसलिए बच्चों मूलरता में बिलियन के आयतन पर विचार करते हैं, वहीं पे इसमें हम द्रव्यमान पर विचार करते हैं। जो मूलरता होता है वो 1 लीटर बिलियन में घुले पदार्थ की मोलों की संख्या है, लेकिन बच्चों यहां पर जो मूललता होता है वो 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। कितना सिंपल अंतर है, मैंने आपको परिभाषा बताया उसी से। इसे हम बच्चों कह सकते हैं कि कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल एम से। 3 ही अंतर तैयार करना है। 4 नंबर का पूछा ही नहीं जाता है, कभी 4 नंबर का नहीं पूछा जाएगा, 3 नंबर का ही पूछा जाएगा। मूलरता में विलायक के भार का कोई महत्व नहीं है, मतलब ये सीधे आयतन पर डिपेंड करता है, इसलिए विलायक के भार पर कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन मूललता में बच्चों विलायक के भार पर महत्व रखता है, बल्कि आयतन पर कोई महत्व नहीं रखता। एक दूसरे के अपोजिट है तो अपोजिट तो लिखना ही पड़ेगा। तो मूलरता क्या है? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, याद रखना 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मूलरता है। मूललता किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में, इसलिए आयतन पर निर्भर करता है, यह द्रव्यमान पर। अब ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तो ये आयतन पर निर्भर नहीं करता। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। एक आपको थोड़ा सा अंतर है, ये तापक्रम पर निर्भर करती है मूलरता, और मूललता तापक्रम पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आए हैं। हम यहां पे चाहते तो इसको हम आधे घंटे लगा देते, नहीं। मुख्य रूप से मूलरता क्या है? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ मोलों की संख्या। मूललता क्या है? किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में मोलों की संख्या। ये आयतन पर डिपेंड करता है, ये द्रव्यमान पर। कैपिटल एम से दर्शाते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। 3 अंतर आपको तैयार करना है। दूसरा अंतर बच्चों, आदर्श और अनादर्श बिलियन में। आपने राउल्ट का नियम पढ़ा है, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वह आदर्श बिलियन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श बिलियन। अब बच्चों राउल्ट के नियम का पालन करता है तो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होती, ना तो आयतन परिवर्तन होता है। जबकि अनादर्श बिलियन में एंथैल्पी भी परिवर्तन होता है, नॉट इक्वल 0। इसका मतलब है एंथैल्पी परिवर्तन होता है, आयतन परिवर्तन भी होता है। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, जो राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श बिलियन, जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे उसे अनादर्श बिलियन। अनादर्श बिलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो एंथैल्पी अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो जब एंथैल्पी अधिक हो जाएगा तो धनात्मक विचलन वाले बिलियन कहलाएगा, और बच्चों जब एंथैल्पी कम हो जाएगा तो ऋणात्मक विचलन वाले बिलियन कहलाएगा। क्लियर है? कहीं ना कहीं तात्पर्य हुआ कि जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता वो अनादर्श बिलियन है। लेकिन इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं, एक बच्चों धनात्मक विचलन वाले बिलियन और एक ऋणात्मक विचलन वाले बिलियन। तो ये अंतर तो क्लियर है कि जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे आदर्श बिलियन, और जो राउल्ट के नियम का पालन न करे उसे अनादर्श बिलियन। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। अनादर्श में एंथैल्पी अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए नॉट इक्वल 0। आयतन परिवर्तन भी नहीं होता है, लेकिन इसमें आयतन परिवर्तन अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। उसी आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, और जिसका अंतर आप तैयार करोगे धनात्मक विचलन वाले बिलियन और ऋणात्मक विचलन वाले बिलियन। यहां पर होता क्या है कि भाई राउल्ट के नियम के आधार पर जो पालन नहीं करता है तो अनादर्श बिलियन है। तो जब बिलियन का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होगा तो फिर वो धनात्मक कहलाएगा, और जो भाई बिलियन का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के द्वारा परिकलित मान से कम होगा, यदि अधिक होगा तो धनात्मक और यदि कम होगा तो ऋणात्मक है। एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक, यहां पे एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक है। ये निम्न क्वाथी एजियोट्रॉप यानी निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं, ठीक है, और ये उच्च क्वाथी मिश्रण होते हैं बच्चों, एजियोट्रॉप, ठीक है। और यहां पर यदि बात करूं तो जब विलेय विलायक आपस में मिलते हैं
तो बीच में उनके विलय विलय भी और विलायक विलायक भी, इनके बीच भी अन्योन्य क्रिया होती है। तो विलय विलायक की अन्योन्य क्रिया विलय विलय और विलायक विलायक से कम होता है। अब आपको समझ में नहीं आया ये, देखो भाई, विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से। तो विलय और विलायक जितना आपस में जुड़ेंगे उसके अपेक्षा जो आपका विलय विलय है, यानी विलय का विलय के साथ क्रिया और विलायक का विलायक के साथ क्रिया अधिक होगी। क्यों? क्योंकि विलय विलायक की अन्योन्य क्रिया इसके अपेक्षा कम होती है। यहां पे विलय विलायक की अन्योन्य क्रिया ये विलय विलय या विलायक विलायक से अधिक होता है। अब इसको आपको थोड़ा सा डीप में समझाता हूं। देखो भाई, चाहे दो पदार्थों को मिलाते हैं तो उसके बीच क्रिया होती है। पानी को पानी में भी डालोगे तो भी वो जुड़ेगा, तो अन्योन्य क्रिया होगी। ठीक है, शक्कर को मिलाकर के शक्कर के साथ घोल बनाओगे तो वो भी आपका कहीं ना कहीं अन्योन्य क्रिया होगा। तो विलय को विलय के साथ मिलाते तो भी क्रिया, विलायक को विलायक के साथ, यानी इनके बीच कोई ना कोई बंध होगा। तो कहीं ना कहीं जो विलय विलायक मिलते हैं धनात्मक विचलन में, तो उसका जो मान है स्वतः विलय विलय या विलायक विलायक से कम होता है। और इसमें विलय विलायक का जो मान है, यानी अन्योन्य क्रिया का मान है, वो थोड़ा सा अधिक होता है। उदाहरण आपको एक एक तैयार कर लेना है। आपको 3 अंतर, इस चैप्टर से 3 नंबर का ही पूछा जाता है बच्चों। तो धनात्मक विचलन वाला जो भाग है वो राउल्ट के नियम से थोड़ा सा वाष्पदान परिकलित मान अधिक होता है और ऋणात्मक विचलन में कम होता है। एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव, इसमें निगेटिव। ये निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, खत्म कहानी। ये अंतर आपसे नहीं बनेगा तो भी चलेगा। सुपर फास्ट रिवीजन चल रहे हैं, आपको 3 अंतर जो मैं कहूंगा बच्चों उतना ही पढ़ना है आपको। तो अगला अंतर आपके लिए बच्चों विद्युत वाहक बल विभवांतर, बिल्कुल फटाफट हम बात करेंगे। यहां पर देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर है। और जो विभवांतर एक प्रकार से क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है। बस शाब्दिक रूप से आप समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेल है, सेल कैसे, मान लीजिए विद्युत रासायनिक सेल है। यहां पे एक इलेक्ट्रोड है, यहां पे इलेक्ट्रोड है, परिपथ में यहां पे धारा नहीं बह रही है, कुंजी मान लीजिए ऑन नहीं है, ठीक है, और ये लवण सेतु के माध्यम से जुड़ा है ऐसा। अब यहां पे कितना विभव है और यहां पर, अब इनके बीच जो अंतर है वो आपका विद्युत वाहक बल है। लेकिन कब? खुले परिपथ में, अर्थात जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रहा हो। तब एक सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर है वही आपका विद्युत वाहक बल है। लेकिन जब विभवांतर की बात करते हैं बच्चों, तो मान लीजिए परिपथ है, एक बिंदु ए है और परिपथ का अगला बिंदु बी है, इनके बीच जो विभव का अंतर है वो आपका विभवांतर होता है। क्लियर? विद्युत वाहक बल सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज होता है और ये विभवांतर सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से थोड़ा सा कम होता है। विद्युत वाहक बल परिकलित कार्य सेल द्वारा किया गया कार्य निरूपित करता है, लेकिन विभवांतर द्वारा परिकलित कार्य सेल द्वारा किए गए कार्य का अधिकतम कार्य से थोड़ा सा कम होता है। कहीं ना कहीं जो यहां पर अंतर ये कहने का तात्पर्य है कि विद्युत वाहक बल जो कार्य को बताता है वो अधिकतम कार्य होता है, लेकिन जब विभवांतर से हम गणना करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विद्युत वाहक बल द्वारा जो दिया गया कार्य है उससे कम निरूपित होता है। विद्युत वाहक बल परिपथ में निरूपित विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी है। भाई विद्युत वाहक बल जब दो इलेक्ट्रोडों से कहीं ना कहीं विभवांतर होगा दो इलेक्ट्रोडों पर, तभी उसमें कहीं ना कहीं विद्युत धारा प्रवाहित होगी अधिक से कम की ओर। विभवांतर परिपथ में निरंतर विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। विभवांतर तो भाई दो बिंदुओं के बीच का अंतर है, इसलिए कोई परिपथ, जबकि ये इलेक्ट्रोडों के बीच का, इसलिए ये उत्तरदायी होता है। इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा भी मापा जा सकता है। ये तो आप एक प्रकार से समानता है। इसके मापने हेतु विभवमापी का भी प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर वोल्ट मीटर और विभवमापी दोनों द्वारा कर सकते हैं, लेकिन इसमें वोल्ट मीटर द्वारा। वैसे आपको 4 अंतर तैयार करना है, ठीक है। 4 अंतर। पहला बच्चों इसमें क्या है कि ये दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभव अंतर है, जबकि ये दो बिंदुओं के विभव का अंतर है। दूसरा ये है कि इसमें जो विद्युत वाहक बल सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज होता है, लेकिन ये अधिकतम वोल्टेज से थोड़ा सा कम होता है। विद्युत वाहक बल द्वारा परिकलित जो कार्य है वो अधिकतम होता है, लेकिन ये थोड़ा अधिकतम से कम देता है। विद्युत वाहक बल जो है वो विद्युत धारा के लिए उत्तरदायित्व तो है, मतलब उत्तरदायी है, यानी विद्युत धारा विद्युत वाहक बल से ही प्रवाहित होगा, लेकिन विभवांतर ये उत्तरदायी नहीं है। इसे वोल्ट मीटर से और विभवमापी से भी मापते हैं, लेकिन इसे वोल्ट मीटर से ही मापा जाता है। अगला अंतर बच्चों विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। हालांकि ये सारा चीज मैं पहले भी पढ़ाया हूं बच्चों, लेकिन यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन की जरूरत होती है। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था इसके पहले जो अंतर विद्युत वाहक बल में, कि जो हमारा विद्युत रासायनिक सेल होता है बच्चों दो पात्रों में होता है, देख सकते हैं ये विद्युत रासायनिक सेल है। जब वहीं पर हम विद्युत अपघटनी सेल की बात करते हैं बच्चों, तो केवल एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड रहते हैं। तो एक अंतर आपको यहाँ पे समझ में आएगा, जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ ये माइनस वाला चार्ज, मान लीजिए माइनस वाला है प्लस वाला है, तो जो आपका ऋणात्मक और
और धनात्मक दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं अलग अलग पात्र में होते हैं। किसमें? विद्युत रासायनिक सेल में। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में बच्चों दोनों के दोनों एक ही पात्र में रहते हैं। अब इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में बाहर से हम एनर्जी देते हैं। तो पहला डिफरेंस बच्चों आपको ये क्लियर हुआ कि विद्युत रासायनिक सेल में हम दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में रहते हैं, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में चाहे एनोड और कैथोड दोनों की बात करें एक ही पात्र में रहता है। विद्युत रासायनिक सेल के अंदर ही रेडॉक्स अपक्रिया होता है, यानी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अपक्रिया संपन्न होती है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन जो विद्युत अपघटनी सेल है इसमें पहले बाहर से हम एनर्जी देते हैं। अब एनोड और कैथोड की बात करें तो जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें एनोड जो होता है वो ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक। विद्युत अपघटनी सेल में सीधा अपोजिट है, एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक। ठीक, इतना क्लियर। अब बच्चों आपको पता होगा कि सेल के अंदर ही रेडॉक्स अपक्रिया होती है, सेल में ही रासायनिक अपक्रिया होती है, तभी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें सेल द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन विद्युत अपघटनी में क्या बाहर से ऊर्जा देते हैं तो सेल पर कार्य किया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहला देखिए, विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अपक्रिया होती है और उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा बाहर से दी जाती है, फलस्वरूप रासायनिक अपक्रिया होती है। इसमें एनोड ऋणात्मक होता है विद्युत रासायनिक सेल में और कैथोड धनात्मक होता है, जबकि विद्युत अपघटनी की बात करें तो इसमें एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक। अपोजिट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, जो इलेक्ट्रोड होते हैं अलग अलग पात्र और अलग अलग विलयन में डूबे रहते हैं, जबकि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विद्युत अपघटन में विद्युत अपघट पदार्थ में डूबा रहता है। सेल के कार्य करने पर मुक्त ऊर्जा में कमी आती है क्योंकि सेल द्वारा कार्य किया जाता है, अंदर रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है, रेडॉक्स अपक्रिया, तो कार्य करने पर ऊर्जा में कमी आएगी, लेकिन सेल पर कार्य करने से मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होगी क्योंकि हम बाहर से एनर्जी देते हैं। भाई क्या करते हैं? बाहर से एनर्जी देते हैं। आगे देखिए, सेल द्वारा कार्य किया जाता है और इसमें सेल पर कार्य किया जाता है। वैसे भी जो स्वतः एनर्जी उत्पन्न करेगा तो सेल द्वारा किया जाएगा और विद्युत अपघटनी में सेल पर कार्य किया जाता है। कारण है ना, विद्युत रासायनिक सेल में स्वतः अभिक्रिया होती है और ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में हम बाहर से एनर्जी देते हैं, फलस्वरूप उसमें रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है बच्चों। ठीक, तो डिफरेंस क्लियर हो गया ना कि विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, बाहर से एनर्जी हम नहीं देते, स्वतः ही अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें बाहर से एनर्जी दी जाती है। एनोड इसमें ऋण ध्रुव होता है, ध्यान रखना, और कैथोड धनात्मक। विद्युत अपघटनी सेल में अपोजिट होता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों, टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लो, हो सकता है इसको टेलीग्राम में शेयर कर दूं। तो फिर अगला अंतर लेकर आए बच्चों अगले चैप्टर से, अणुसंघता और अपक्रिया की कोटि। देखो, इसको यदि आप शाब्दिक रूप से समझ लो कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है उसमें जितने अणु भाग लेंगे वो अणुसंघता कहलाएगी, लेकिन जो अपक्रिया में भाग लेने के साथ साथ अपक्रिया के दर का निर्धारण करेंगे अपक्रिया की कोटि कहलाएगी। ठीक है, समझना थोड़ा सा। जितने भी अणु भाग ले रहे हैं रासायनिक अपक्रिया में, जैसे अभिकारक से उत्पाद बनता है तो अभिकारक में जितने अणु हैं वो पूरे के पूरे अणुसंघता कहलाएगी, लेकिन जो अपक्रिया के दर का निर्धारण करेगा उसे हम अपक्रिया की कोटि कहते हैं। इसलिए तो ये सैद्धांतिक पद है। अणुसंघता आप देख कर बता सकते हो लेकिन अपक्रिया में, लेकिन ये प्रयोग द्वारा ही अपक्रिया की कोटि निकाली जा सकती है। ये हमेशा पूर्णांक ही होगा, भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, लेकिन ये प्रभाज्य भी हो सकता है, मतलब भिन्नात्मक भी हो सकता है। इसका मान शून्य नहीं होगा क्योंकि अपक्रिया में कुछ न कुछ पदार्थ लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अपक्रिया का दर का निर्धारण करे, इसलिए इसका मान शून्य भी हो सकता है। इस अपक्रिया की क्रियाविधि के संपन्न में कोई जानकारी नहीं मिलती क्योंकि ये भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है, ये कैसे निर्धारण करेगा? जबकि बच्चों अभिक्रिया की कोटि क्या है कि ऐसे अणु जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करेंगे, इसलिए इससे क्रियाविधि की जानकारी मिलेगी। कुछ समझ में आया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करा रहे हो तो जितने अणु भाग लिए हो पूरे के पूरे अणुसंघता या आणविकता कहलाए, लेकिन जो अणु वास्तविक रूप से अभिक्रिया के दर का निर्धारण कर रहे हैं वो अभिक्रिया की कोटि है। यह सैद्धांतिक है क्योंकि सिद्धांत के आधार पर इतने परमाणु भाग ले रहे हैं, इसको हम बता दिए, लेकिन अपक्रिया की कोटि बिना प्रयोग के आधार पर नहीं निकाल सकते। वास्तविक रूप से यह पता लगाना पड़ेगा कि कितने अणु अपक्रिया के दर का निर्धारण कर रहे हैं। ये पूर्णांक होते हैं हमेशा, जबकि ये भिन्न होते हैं बच्चों। इसका मान शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं हो सकता, 1 2 3 4 होगा, लेकिन इसका मान शून्य भी हो सकता है। यह क्रियाविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं देता क्योंकि भाई साहब ये केवल भाग लेने वाले अणु परमाणु की संख्या है, लेकिन जो दर का निर्धारण करेंगे, अभिक्रिया का दर का निर्धारण करेंगे, वो बच्चों कहीं ना कहीं क्रियाविधि के संबंध में जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। इसी चैप्टर से एक और महत्वपूर्ण अंतर है, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। तो स्थिरांक क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है, लेकिन अभिक्रिया की दर क्या है? समय के साथ कितना उत्पाद बन रहा है
या अभिकारक में कितना कमी आ रही है। जैसे दूध से दही बनता है तो समय के साथ साथ दूध में कमी आएगी और दही में वृद्धि होगी, ये तो सबको पता है ना। तो दूध जो होता है अभिकारक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है क्रियाकारक या अभिकारक होता है। वहीं पे जो बनने वाला पदार्थ होता है उत्पाद होता है। तो बच्चों हमेशा अभिकारक में कमी आती है और उत्पाद में वृद्धि होती है। तो समय के साथ क्रियाकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि अभिक्रिया की दर है, लेकिन समानुपाती स्थिरांक एक दर स्थिरांक है। ठीक है, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि कितना पदार्थ जो है वो भाग ले रहा है अभिक्रिया। भाई अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ही तो अभिकारक हैं। अणुओं की संख्या अधिक है, टक्कर अधिक होगा तो अभिक्रिया की दर अधिक होगी। ठीक है, लेकिन दर स्थिरांक भाई साहब अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, दर स्थिरांक है, इसमें कहां से निर्भर करेगा। साम्यावस्था में अभिक्रिया की दर अग्र और पश्च दोनों में बराबर होती है। साम्यावस्था का मतलब है कि हमारे तुम्हारे बीच दोस्ती है, आज हमने आपको समोसा खिलाया तो कल आपने हमको खिला दिया, यानी 10 की खर्चा हमने की तो 10 तो आपने कर दिया। अभिकारक से उत्पाद भी बन रहा है, उत्पाद से अभिकारक भी बन रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है ना कहीं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कि अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, उत्पाद से अभिकारक भी बन रहा है। तो बच्चों यहां पर साम्यावस्था पर अग्र और पश्च दोनों में चलता रहता है। लेकिन यह बच्चों क्या है, अग्र और पश्च क्रिया के नियतांकों का अनुपात होता है। इसकी इकाई है लास्ट, इसकी इकाई मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अभिक्रिया की दर का मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, जबकि इस समय का इनवर्स मतलब सेकेंड है। और इसकी अभिक्रिया कोटि पर निर्भर करती है कि कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की है, चतुर्थ कोटि की है। अब बच्चों इसमें अभी और अंतर है, लेकिन आप लोगों को एक चीज जरूर बताना, अभी तो वीडियो बहुत लंबा है, कि भाई साहब कि आपसे कितने अंतर बन रहे हैं, आपसे कितने अंतर बन रहे हैं और आपने कितना अंतर तैयार कर लिया। क्योंकि हम निरंतर आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं तो हमें भी लगना चाहिए कि आप कितना मेहनत कर रहे हो बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। आप लोगों को यहां पे 5 अंतर दिया हूं, लेकिन ध्यान रखना आपको 4 अंतर तैयार करना है। पहला अंतर बच्चों, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करेगा। ठीक है, n-1 डी कक्षक में प्रवेश करेगा तो वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाएगा। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोष में प्रवेश करेगा यानी कक्षक में प्रवेश करेगा, बच्चों आपका कहलाएगा एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स। वैसे आप सबको पता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं और इसे आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, और ये आसानी से प्रकृति में उपलब्ध है, लेकिन ये थोड़ा सा दुर्लभ है। ये आपके परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ये भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये ज्यादा स्थायी है और ये थोड़ा सा कम स्थायी है। बस कितना मतलब अच्छा अंतर है, आसानी से क्लियर हो जाता है, ज्यादा कठिन है ही नहीं भाई। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है यानी डी उपकोष के कक्षक में, और इसमें एफ के कक्षकों में यानी एफ कक्षक में। ये आपका बच्चों संक्रमण तत्व कहलाता है, ये अंतर संक्रमण तत्व कहलाता है। ये प्रकृति में आसानी से उपलब्ध है, थोड़ा सा कम उपलब्ध है, इसलिए दुर्लभ तत्व कहते हैं। ये तत्व स्थायी होता है, ये तत्व थोड़ा सा कम स्थायी होता है। सिंपल है, कहने का तात्पर्य थोड़ा सा अब इसको डीप में समझा दिया जाए तो अच्छा से क्लियर हो पाएगा। देखो भाई, इसमें 2 कोष अपूर्ण होते हैं, मतलब n वाला, क्योंकि s में, और n-1 ये 2 कोष अपूर्ण होते हैं। इसमें 3 कोष n भी यानी n-1 भी और n-2, क्योंकि n-2 f वाला उपकोष, n-1 आपका यहाँ पे d वाला और यहाँ पे s वाला, ये s, इसका s और d अपूर्ण होते हैं। तो d ब्लॉक में 2 कोष अपूर्ण होते हैं और इसमें बच्चों 3 कोष अपूर्ण होते हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, इसमें एफ कक्षक में प्रवेश करता है। ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ये आंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में आसानी से उपलब्ध है, लेकिन ये दुर्लभ है, बहुत कम उपलब्ध है बच्चों। ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। तो जब 2 कॉमन है दोनों में तो उसको आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतर में सिमिलर नहीं लिखा जाता। ये तत्व स्थायी होते हैं और ये कम स्थायी। तो 6 अंतर है, 6 में से आपको 5 तैयार करना है, कुछ है ही नहीं है। इस चैप्टर में एक और आपका महत्वपूर्ण है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को एक्टिनाइड तत्व कहते हैं, और लेंथेनाइड यानी लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लेंथेनाइड कहा जाता है। तो एक अंतर तो बहुत आसानी से होता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लेंथेनाइड के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, तो n-2 f में तो जाता है, लेकिन इसको हम 4f के नाम से जानते हैं। और भाई f को 2 भागों में ही तो बांटा गया, 4f और 5f। तो एक्टिनाइड जो आपका होगा बच्चों, एक्टिनाइड n-2f में अर्थात 5f में जाता है।
तो यहाँ पर क्लियर हुआ है आपका कि भाई साहब जो लेंथेनाइड के एलिमेंट्स हैं उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करेगा, इसमें 5f उपकोष, और इनके कक्षक में ही प्रवेश करता है, ध्यान रखना, क्योंकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है जो कोई एफ ब्लॉक के 2 भाग हैं। तो भैया यदि आपसे कोई पूछ दे कि एफ ब्लॉक को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बता सकते हो ना लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। जहां इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करेगा तो लेंथेनाइड, जहां 5f में प्रवेश करेगा एक्टिनाइड। लेंथेनम के बाद के तत्वों को लेंथेनाइड कहा जाता है, एक्टिनियम के बाद के तत्वों को एक्टिनाइड कहा जाता है। ठीक है, इसमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति थोड़ी सी अधिक होती है। ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते, ये कुछ ऑक्सो आयन बनाते हैं, बस 4 ही अंतर तैयार करना है, ज्यादा अंतर मैं नहीं कहूंगा। लेंथेनाइडों की यौगिक कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये अधिक, एक्टिनाइड थोड़ा सा अधिक क्षारीय प्रकृति होगा। इसमें प्रोमेथियम के अतिरिक्त रेडियो एक्टिव कोई भी नहीं है, लेकिन एक्टिनाइड में सभी के सभी रेडियो एक्टिव है। तो ये भी जानना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। अंतर यदि कोई पूछेगा ना तो आप बता देना कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, पहला अंतर तो ये है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षक यानी 4f उपकोष में प्रवेश करेगा, इसमें 5f में। ये लेंथेनम के बाद के तत्व है, एक्टिनियम के बाद के तत्व है। संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम है, इसमें अधिक है। ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, जबकि ये ऑक्सो आयन बनाते हैं। क्षारीय प्रकृति कम, इसकी अधिक होती है। प्रोमेथियम के अतिरिक्त सभी रेडियोएक्टिव नहीं है, इसमें सभी के सभी रेडियोएक्टिव है। तो चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब। अंतर आपको फटाफट तैयार करते चलना है। और अगला जो हमारा अंतर आता है बच्चों, द्विक लवण। द्विक लवण जिसको जल में घोलने पर टूट जाए वो द्विक लवण है, लेकिन जिसका अस्तित्व बना रहे, आंशिक रूप से वियोजन हो, आंशिक अस्तित्व बना रहे, वो आपका संकुल लवण कहलाता है। यह केवल ठोस अवस्था में स्थायी होता है। यह ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जबकि इन्हें जल में घोला जाता है तो अपने अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते। यह भी ठोस अवस्था में स्थायी होता है, लेकिन जल में घोलने पर इसका स्थायित्व खत्म, लेकिन यह स्थायित्व बना रहता है, ध्यान रखिएगा। द्विक लवणों में भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिकों के समान रहते हैं, मतलब जिनसे मिलकर बना होता है उसी की तरह इनका गुण होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज रहता है। और इससे 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो इसमें यदि आप 2 अंतर भी तैयार कर लोगे बच्चों तो काफी है। इसके सूत्र में अवयवी लवण पूरे रूप से साथ साथ लिखे जाते हैं, जबकि इसको कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। तो यूं ही अंतर आपसे तैयार हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल है भाई साहब कि ऐसे यौगिक जिसका जल में अस्तित्व समाप्त हो जाता है द्विक लवण, लेकिन ये ठोस अवस्था में होते हैं, जल में अस्तित्व इनका समाप्त नहीं होता है। ठीक है, ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है किंतु जल में घोलने पर ये विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है, इसका ठोस और विलयन दोनों अवस्था में स्थायी रहता है। ये आंशिक वियोजन, कभी कभी आंशिक वियोजन हो सकता है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में जल में वियोजित नहीं होता है। इसका ठोस अवस्था में स्थायी रहता है, ये स्थायी, किंतु जल में मिले करने पर टूट जाता है, लेकिन ये ठोस अवस्था में स्थायी होता है और जल में मिलाने पर टूटता नहीं है। द्विक लवणों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके अवयवी यौगिक के समान होता है, मतलब जिससे मिलकर बना होता है उसके समान रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जिससे मिलकर बना होता है उससे भिन्न होता है। इसको हम जिनसे मिलकर बना होता है उसको एक सूत्र के रूप में लिख देते हैं, लेकिन इसको बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, सिस्टमेटिक लिखा जाता है। बच्चों चीजें क्लियर है? तो आपको अपनी भाषा में तैयार करना, बिल्कुल रटना नहीं है। हम जिस तरीके से आपको समझा रहे हैं बच्चों, उसी भाषा में आपको तैयार करना है। अब जो अगला अपक्रिया है SN1 और SN2, यहाँ पे इसको समझाने में टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसका आप अलग से सेपरेट वीडियो देख लेना। SN1 अपक्रिया, SN2 अपक्रिया शिव कोचिंग क्लासेस में आप लोग देख लेना बच्चों, मिल जाएगा कि SN1 2 पद में होता है जबकि ये 1 पद में होता है। ऐसा मत सोच लेना कि SN1 लिखा है तो 1 पद में होगा, यही कंफ्यूज करते हैं बच्चे और अब पेपर में गलत हो जाता है। ये एक अणुक अपक्रिया है और द्विअणुक अपक्रिया है, लेकिन जो द्विअणुक है 1 पद में होता है, ये 2 पद में होता है। इसकी गति विलायक के व्यवहार से अधिक प्रभावित होता है। SN2 अपक्रिया की गति विलायक प्रकृति पर ज्यादा आश्रित नहीं रहता है। संक्रमण अवस्था इसमें नहीं प्राप्त होता, जबकि इसमें संक्रमण अवस्था प्राप्त होता है। एक ही पद में होता है, पहले संक्रमण अवस्था मिलता है फिर उत्पाद बन जाता है। कार्बोनियम आयन बनता है जबकि इसमें आयन नहीं बनता है। तो SN1 2 पद में, SN2 1 पद में। ये एक अणुक है, ये द्विअणुक अपक्रिया है। इसमें बच्चों जो संक्रमण अवस्था है वो नहीं बनता है, इसमें संक्रमण अवस्था बनता है। कार्बोनियम आयन नहीं बनता, कार्बोनियम आयन ये SN1 में कार्बोनियम आयन बनता है, इसमें नहीं बनता। 4 अंतर। केमिस्ट्री में 4 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसलिए 4 अंतर आपको तैयार करना है। इसके बाद फिनाल में फिनालिक गंध आता है, जबकि अल्कोहल में मीठा गंध आता है। ये अम्लीय व्यवहार दर्शाता है, जबकि ये उदासीन है। ऑक्सीकरण करने पर रंगीन उत्पाद बनाता है,
ये सरलतापूर्वक एल्डिहाइड और कीटोन में बदलता है। फेरिक क्लोराइड के साथ अभिलक्षणिक रंग उत्पन्न करता है, ये फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया नहीं करता। हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया नहीं होती, जबकि ये एल्किल हैलाइड बनाता है। ये सारे बनाने की विधि, जब एल्कोहल फिनाल मैंने पढ़ाया वहां पे भी आपको समझाया था कि फिनाल से फिनालिक गंध आता है बच्चों, इसमें मीठी गंध आती है। ये अम्लीय प्रवृत्ति का है, उदासीन प्रवृत्ति है। ऑक्सीकरण करने पर रंगीन उत्पाद बनाता है, जबकि ये सफलतापूर्वक एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीकृत होता है। फेरिक क्लोराइड के साथ अभिलक्षणिक रंग देता है, जबकि ये फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया नहीं करता। हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता, ये एल्किल हैलाइड के साथ, मतलब जब हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया करता है तो एल्किल हैलाइड बनाता है। तो 4 अंतर आप लोगों को तैयार कर लेना है, एल्कोहल और फिनाल में अंतर। अगला जो है बच्चों एथिलेमीन और एनिलीन में, इसे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। विलेयता के बारे में तो जल में विलेय होता है एथिलेमीन, और ये एनिलीन अविलेय होता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मैंने ऐड कर दिया, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अमोनिया के साथ यदि बात करें तो एथिलेमीन की गंध अमोनिया जैसी होती है और इसकी अमोनिया से भिन्न है। इधर गंध भी लिखा है ना। एथिल एल्कोहल बनता है जब ये यहाँ पर एक प्रकार से NaNO2 और HCl यानी नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा हो तो, और ये बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाता है। जो एथिलेमीन होता है इसमें कोई प्रभाव नहीं, लाल रंजक, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे। आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लेना कि एथिलेमीन जल में विलेय है, ये जल में अविलेय है। अमोनिया जैसे इसकी गंध आती है, इससे अमोनिया से भिन्न होता है। ये एथिल एल्कोहल बनता है जब यदि NaNO2 नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल बनाता है। ये बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाता है। ठीक है, बीटा नेप्थेनॉल प्रयोग करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा। लिटमस की बात करें तो यह लाल को नीला करता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं होता है। यह अंतर महत्वपूर्ण है। रेशेदार और गोलिकाकार प्रोटीन, चलो भाई फटाफट देख लो। रेशेदार और गोलिकाकार प्रोटीन, रेशेदार का मतलब क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला स्वयं के चारों ओर कुंडलन बनाती है, जिसके कारण प्रोटीन का आकार गोलाकार हो जाता है, तो यह गोलिकाकार हो जाता है। मतलब समझे कि जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं एक लंबी श्रृंखला वाली होती है, लेकिन जब मिल जाते हैं तो गोलिकाकार प्रोटीन बनता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला जो होती है वो रेशेदार प्रोटीन कहलाती है, जिसका यदि कुंडलन हो जाए तो गोलिकाकार प्रोटीन बन जाता है। समझ रहे ना? ये ऐसा मत सोच लेना कि सर गोलिकाकार लिखा है तो गोलिकाकार का अंतर है, ऐसा नहीं। गोलिकाकार प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के कुंडलन से बनती है। मैंने आपको क्या कहा कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की एक लंबी श्रृंखला तो रेशेदार हो जाएगा, लेकिन वही जब मिल जाएगा बच्चों तो गोलिकाकार बना लेता है। रेशेदार प्रोटीन जल में अविलेय होता है, जल में विलेय होता है। रेशेदार प्रोटीन pH और तापमान के प्रति सक्रिय होता है, ये निष्क्रिय होता है। कितना छोटा छोटा अंतर है, आपको रटने की जरूरत, एक बार पढ़ के जाओ एग्जाम में बस। तो एक बार आप रिवाइज कर लो। देखो भाई ये प्रोटीन कैसे बनता है, एमिनो अम्ल के जुड़ने से, यानी एमिनो अम्ल का संघनन होता है ना, बहुलक, तो प्रोटीन बनता है। तो जब कई सारे एमिनो अम्ल एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे तो रेशेदार प्रोटीन बनेगा, और वही रेशेदार प्रोटीन जुड़ जाएगा गोला 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 गोला, तो फिर आपका बन जाता है बच्चों गोलिकाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन जल में अविलेय, जल में नहीं मिलता है, जबकि ये जल में विलेय होता है। रेशेदार प्रोटीन pH और तापमान के प्रति सक्रिय होता है, और वहीं पे हम बात करते हैं जब गोलिकाकार, तो ये तापमान और pH के प्रति सक्रिय नहीं होता। चलो भाई, 2 अंतर, आखिरी के 2 अंतर हैं जिसे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। 2 नंबर में ही पूछा जाता है, लेकिन आपसे बनना चाहिए, आपसे याद होना चाहिए। तो एमिनो अम्ल में देखो कि सरल यौगिक जिनमें एमिनो अम्ल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल रहता है, मतलब एक हाइड्रोकार्बन का यौगिक ही होगा जिसमें एमिनो समूह रहता है NH2 समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह रहता है COS, तो एमिनो अम्ल कहलाता है। और जब इसी का एक संघनन हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है, तो नाइट्रोजन एक जो जटिल कार्बनिक यौगिक वो प्रोटीन कहला जाता है। एमिनो अम्ल के संयोजन से डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन के जल अपघटन से अमीनो अम्ल एक दूसरे के अपोजिट है। एग्जाम्पल में ग्लाइसिन, लाइसिन, और इसका एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन और केसिन। किसी से नहीं बनेगा क्या? इतना आसान यदि नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं बनने वाला। कितना जबरदस्त है भाई साहब कि जो एमिनो अम्ल है ना, ये कैसे पहचानोगे? तो एक आपका एमीन ग्रुप होगा और एक आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह रहेगा। ठीक है, वहीं पे बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है जो एमिनो अम्ल से ही बना होता है। यदि एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन बनाता है, जबकि प्रोटीन का जब अपघटन होता है तो एमिनो अम्ल बनता है। तीसरे नंबर में एग्जाम्पल लिख लेना, ग्लाइसिन, लाइसिन और हीमोग्लोबिन, केसिन। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। बढ़िया सिंपल है। डीएनए जो होता है बच्चों डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, जबकि ये एकल हेलिक्स होता है। 2 अंतर उससे बन गया आपका, क्लियर है? किसमें? इसका पूरा नाम पहले लिख देना, ठीक है। इसका डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, पहले पूरा नाम लिख दोगे, ठीक है।
इसके बाद आरएनए का पूरा नाम लिख दोगे, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसमें ऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है, इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है। द्वि हेलिक्स संरचना होती है, एकल हेलिक्स संरचना होता है। इसके नाभिक में बच्चों डीएनए जो है नाभिक में पाया जाता है। और ये आरएनए जो होता है साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम में पाया जाता है। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और यूरेसिल होता है। नहीं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है डीएनए में। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, लेकिन यहां पे थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो ये बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है यार, आप लोग तैयार कर लोगे। वैसे भी 3 अंतर तैयार करना बच्चे, 3 अंतर। 4 अंतर इसका तो वैसे सरल है, ठीक है, तो 4 अंतर आपसे बन ही जाएगा। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स संरचना होती है। आरएनए क्या है, एकल हेलिक्स संरचना रखता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, इसमें राइबोज शर्करा होता है। इसमें जो क्षार है वो थायमिन, थायमिन की जगह इसमें यूरेसिल होता है। नाभिक में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम में पाया जाता है। इसमें देखो यह पैतृक गुणों के वाहक के रूप में कार्य करता है। यह प्रोटीन के निर्माण का कार्य करता है। तो ये हो गया बच्चों आज का पूरा रिमीडियल क्लास। अंतर जितने थे मैंने करा दिया है। अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी जिम्मेवारी, फटाफट तैयार करते चलो। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।